हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केपी सक्सेस जोन। दोस्तों, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं बिहार दरोगा मेंस का सेट नंबर 8 का फुल डिस्कशन। इससे पहले हम लोगों ने 7 सेट का डिस्कशन ऑलरेडी अपलोड कर दिया है चैनल पे, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके इसको आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए आज का सेट स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले जो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, 10 किलोग्राम द्रव्यमान एवं 10 मीटर प्रति सेकंड की वेग से गतिमान एक वस्तु 5 किलोग्राम की स्थिर वस्तु से टकराती है और टक्कर के पश्चात दोनों वस्तु एक दूसरे से चिपक जाती है। दोस्तों, जब भी टक्कर होगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा? चिपक जाएगा। वेलोसिटी मतलब हो जाएगा 0, ठीक है। तो इसके लिए जो दोनों की साझा गति, तो दोनों के जो साझा गति होगा वो क्या होगा? तो होगा दोस्तों v = m1v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2। तो यहाँ पे देखिए इस फार्मूला पे जब हम इसको देखिए, m1 क्या है 10 kg और कितना उसका v1 क्या है 10 दिया हुआ है, साथ ही m2 कितना है 5 है, और m2 क्या हो जाएगा? चिपक जाएगा तो वेलोसिटी 0 हो जाएगा, तो v2 हो जाएगा 0, m1 प्लस m2 हो जाएगा 15, 10 प्लस 5, ठीक है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा दोस्तों 100/15। तो इसको जब हम कट करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर? 20/3। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर 20/3, ठीक है। समझ में आ गया आपको लोगों को? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अपघटन प्रतिक्रिया है? तो दोस्तों, अपघटन प्रतिक्रिया कौन सा है, कौन सा रिएक्शन? तो इसमें जो चौथा रिएक्शन है दोस्तों, ये क्या है? अपघटन है। इसमें एक तत्व, एक मतलब यौगिक है KClO3, ये क्या हो रहा है? टूट रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे? अपघटन, ठीक है। यहीं पे ये तीनों रिएक्शन जो है देखिए, ये क्या है? विस्थापन अभिक्रिया है। तीनों में क्या कर रहा है? यहाँ पे देखो NO3 का विस्थापन कॉपर कर दे रहा है, यहीं पे एल्युमिनियम विस्थापित कर दे रहा है इसका ऑक्सीजन को, यहाँ क्लोरीन का विस्थापन Zn कर देता है, क्योंकि Zn ज़्यादा रिएक्टिव होता है क्लोरीन से। तो इसको बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मोटर कार में हेडलाइट की चौंध को हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो मोटर कार में हेडलाइट की चौंध को हटाने के लिए जो प्रयोग किया जाता है दोस्तों, वो किया जाता है पोलराइज्ड प्रयुक्त किए जाते हैं। किसका प्रयोग किए जाते हैं? तो पोलराइज्ड प्रयुक्त किए जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिस पदार्थ में अनंत वैद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें कहते हैं। तो जिस पदार्थ में विद्युत प्रतिरोध मतलब कि R जो होता है क्या होता है? अनंत होता है। प्रतिरोध रेसिस्टेंस बोलते हैं उसको, रेसिस्टेंस। तो अगर ये अनंत हो जाएगा तो वो पदार्थ हो जाएगा विद्युत रोधी, क्योंकि करंट क्या हो जाएगा? काफ़ी कम हो जाएगा। V = IR होता है, मतलब I जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस है। तो ये अगर अनंत हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? काफ़ी कम हो जाएगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा? विद्युत रोधी, करंट नहीं फ्लो करेगा। अगला क्वेश्चन है, जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या होती है। तो दोस्तों, जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की जो संख्या होती है वो होती है 0। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है जीवाणु कोशिका में। और जीवाणु कोशिका जो है दोस्तों, प्रोटीन और फास्फोलिपिड की बनी होती है। तो किसकी बनी होती है? ये भी पूछा जाता है। किसकी बनी होती है दोस्तों? प्रोटीन और फास्फोलिपिड की, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु जिसका द्रव्यमान m kg, देखिए मास दिया हुआ है 5 kg, प्रारंभ में विराम अवस्था में थी। विराम अवस्था में है तो मतलब इनिशियल वेलोसिटी u क्या हो जाएगा? 0। उस वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लगाया जाता है। तो फोर्स कितना है? 20 न्यूटन। तो 10 सेकेंड के बाद वस्तु द्वारा अर्जित गतिज ऊर्जा पूछ रहा है। तो गतिज ऊर्जा का क्या फार्मूला होता है? ½ mv²। लेकिन हमारा जो mv² मतलब फाइनल वेलोसिटी जो कि हमें पता नहीं है, काइनेटिक एनर्जी, तो हम सबसे पहले वेलोसिटी निकालने का प्रयास करेंगे। लेकिन वेलोसिटी निकालने के लिए हमको एक्सीलरेशन चाहिए। तो एक्सीलरेशन निकालने के लिए F = ma फार्मूला का प्रयोग करेंगे। तो F दिया हुआ है 20, मास यहाँ पे क्या है 5, और एक्सीलरेशन हमें नहीं पता है। तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? तो एक्सीलरेशन इस हिसाब से हो जाएगा दोस्तों 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब हम निकालेंगे वेलोसिटी। वेलोसिटी के लिए हम क्या फार्मूला लिखते हैं? V = U + AT होता है। इनिशियल वेलोसिटी U क्या है? 0 है, तो केवल AT निकालेंगे। तो A क्या है? 4, और T दिया हुआ है क्या? 10 सेकेंड, ठीक है। तो हो जाएगा वेलोसिटी कितना? 40 मीटर पर सेकेंड। अब हमसे क्या पूछ रहा है?
काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी का क्या फार्मूला होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। तो हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ मास हमारा क्या दिया हुआ है दोस्तों, 5 kg दिया हुआ है, और वेलोसिटी हमको क्या निकल के आया 40, तो 40 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको जब हम देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 4000 जूल। देखिए आंसर कौन सा आ गया, आंसर आ गया दूसरा नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि तनु फेरस सल्फेट FeSO4 विलयन को धीरे धीरे एक बीकर में डाला जाता है, तो जिसमें अम्लीकृत पोटेशियम परमैंगनेट विलयन है और हल्का पर्पल रंग धीरे धीरे धूमिल होकर नष्ट हो जाता है। इस अवलोकन को शुद्ध व्याख्या है। तो इसका जो शुद्ध व्याख्या क्या है, तो इसका जो शुद्ध व्याख्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे जो पोटेशियम परमैंगनेट है एक ऑक्सीकारक है और यह FeSO4 को ऑक्सीकृत कर देता है, और किस में कर देता है, तो Fe2SO4 हॉल थ्राइस में। ठीक है, ये इसको ऑक्सीकृत करके क्या बन जाएगा, FeSO4 से क्या बन जाएगा दोस्तों, FeSO4 Fe2SO4 हॉल थ्राइस। ठीक है, इसका रिएक्शन आप लोग देख लेंगे, इसको PDF के रूप में हम टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। तो कौन ईंधन है दोस्तों जो न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है, तो ये जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बहुत ही कम मात्रा में प्रदूषण उत्पन्न करता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है दोस्तों, इसको भविष्य का ईंधन भी बोला जाता है। ठीक है, इसको बोला जाता है भविष्य का ईंधन। ठीक है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन सल्फाइड और हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में जल का उच्च क्वथनांक किसके कारण है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड और हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में जल का जो उच्च क्वथनांक होता है, इसका कारण ये है कि जल का अनुसूत्र होता है H2O, और H2O में पाया जाता है दोस्तों हाइड्रोजन बंध, हाइड्रोजन अबंध, हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, जिसके कारण इसका क्वथनांक क्या होता है, उच्च होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्नलिखित में से कौन तय करता है। तो किसी भी तत्व का जो रासायनिक गुण है दोस्तों वो तय किया जाता है उसके इलेक्ट्रॉन की संख्या के द्वारा। इलेक्ट्रॉन के संख्या के कारण, इलेक्ट्रॉन ही इसके रासायनिक गुण को तय करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारतीय राज्यों का पुनर्गठन कब पूरा किया गया था। भारतीय राज्यों का जो पुनर्गठन पूरा किया गया था दोस्तों, ये पूरा गया था 1956 ईस्वी में, 1 अक्टूबर 1956 को पूरा हुआ था। ठीक है, तो इसको डेट भी याद रखेंगे, कभी कभी ये भी पूछा जाता है। और किस आयोग के सिफारिश पे, तो फजल अली आयोग। ठीक है, इसके अध्यक्ष थे फजल अली। तो फजल अली आयोग किससे संबंधित है, तो राज्य पुनर्गठन आयोग से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जनहित का उल्लेख भारतीय संविधान में कहीं पर भी नहीं किया गया है, फिर भी संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किन अनुच्छेद में अप्रत्यक्ष रूप से जनहित को दिया गया है। तो अप्रत्यक्ष रूप से जनहित को जो दिया गया है वो दिया गया है दोस्तों मौलिक कर्तव्य में, और मौलिक अधिकार में, मौलिक अधिकार में। मौलिक अधिकार जो है दोस्तों 12 से लेके 35 तक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा 12 से 32। ठीक है, मौलिक अधिकार जो है 12 से 35 तक है, और भाग किस में है, तो आर्टिकल है, आर्टिकल 12 से लेके 35 तक, और किस भाग में है, तो भाग 30 में है। मौलिक अधिकार जो है दोस्तों अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ये भी कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, इसको भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारतीय संविधान के प्रस्तावना में लिखा है। तो भारतीय संविधान के प्रस्तावना में क्या लिखा गया है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में लिखा गया है कि हम भारत के लोग अपनी संविधान सभा में इस संविधान को अपनाते हैं, अधिनियमित करते हैं और इसे स्वयं को प्रदान करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो चौथा नंबर हो जाएगा। संविधान सभा का जो पहला बैठक हुआ था दोस्तों, गठन पूछे या पहला बैठक पूछे, ये हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। कहाँ पे, तो दिल्ली में। इसमें जो अध्यक्ष थे अस्थायी रूप से सच्चिदानंद सिन्हा थे। वहीं पे 13 दिसंबर को इसका जो तृतीय बैठक हुआ था उसमें जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान के उद्देशिका को प्रस्तुत किया गया था, प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, इसका अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मूलभूत मौलिक अधिकार का प्रमुख उद्देश्य है। तो मूलभूत मौलिक अधिकार का जो प्रमुख उद्देश्य है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। ठीक है, मौलिक अधिकार बताए थे अभी, आर्टिकल 12 से लेके 35 तक है और ये भाग
3 में है। ठीक है, यूएसए के संविधान से लिया गया है, ये भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य को संविधान में सम्मिलित किया गया था, इसका प्रयोजन है। तो मौलिक कर्तव्य का जो प्रयोजन है दोस्तों, ये हो जाएगा विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रण करना। ठीक है, इसको जो शामिल किया गया था 1976 ईस्वी में 42वें संविधान संशोधन से स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे किया गया था। ठीक है, मौलिक कर्तव्य जो है दोस्तों पहले 10 था, फिर इसको बढ़ा के कितना कर दिया गया है, वो बढ़ा के कर दिया गया है 11। ठीक है, 11 जो किया गया था 2002 में किया गया था। और किस संविधान संशोधन से 11वां जोड़ा गया था, तो 86वां संविधान संशोधन से। तो ये सारा पॉइंट मौलिक कर्तव्य का आप याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, संसद या किसी राज्य की विधानसभा कोई स्थान रिक्त घोषित कर सकता है यदि कोई सदस्य सत्र से बिना अनुमति के डैश की अवधि तक अनुपस्थित रहता है। तो कोई भी सदस्य बिना अनुमति के सत्र से अगर 60 दिन तक अनुपस्थित रहेगा तो उसका स्थान को रिक्त घोषित किया जा सकता है। तो ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 60 दिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के अंग है। तो भारतीय संसद के अंग है कौन, तो भारतीय संसद के जो अंग है दोस्तों राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, भारत का संसद इन्हीं तीनों को मिलकर बनता है। ठीक है, राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2 सत्र के बीच अधिकतम कितने समय का अंतर होता है। तो 2 सत्र के बीच जो अधिकतम अंतर होता है दोस्तों कितने समय का होता है, तो होता है 6 महीने का, 6 माह का। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा का अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। तो इसको भी याद रखेंगे, लोकसभा और राज्यसभा का जो अधिवेशन है वो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है, लेकिन इसका जो अध्यक्षता है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। बुलाएगा कौन, राष्ट्रपति, और अध्यक्षता करेगा लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 26 जनवरी 1950 को भारत क्या हुआ था, एक गणतंत्र बन गया था। इसी दिन से हमारा संविधान लागू हुआ था। ठीक है, संविधान लागू हुआ था। अब इसमें देख लिए, ये जो दिया है गुट निरपेक्ष, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इससे भी पूछ, इसको NAM के नाम से बोला जाता है। गुट निरपेक्ष सबसे कुछ क्वेश्चन है। इसका जो स्थापना हुआ था 1961 ईस्वी में, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। 1961 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। इसके जो महासचिव बने थे पहले, वो बने थे ज्ञानी जेल सिंह। कौन बने थे, ज्ञानी जेल सिंह। और वहीं अगर पूछे गुट निरपेक्ष शब्द जो है वो किसके द्वारा दिया गया था, तो वो दिया गया था के मेनन के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं। तो भारतीय संविधान की आत्मा जो कहा जाता है दोस्तों, वो प्रस्तावना को कहा जाता है। और वहीं पूछे कि भारतीय संविधान के किस आर्टिकल को अंबेडकर जी ने संविधान का आत्मा कहा था, तो हो जाएगा आर्टिकल 32। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन को याद रखेंगे। संविधान का आत्मा पूछे तो प्रस्तावना, और कौन से आर्टिकल को अंबेडकर जी ने संविधान का आत्मा बोला था, तो आर्टिकल 32 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रूस के पॉपुलिस्ट आंदोलन अराजकतावाद के सह संस्थापक सदस्य कौन थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों मिखाइल बैक्यूनिन। इसे आधुनिक आतंकवाद के जनक में से एक माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 60 संदर्भित है। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 60 है, आर्टिकल 60 है, इसमें क्या है, तो इसमें दोस्तों राष्ट्रपति का शपथ है। वहीं 69 में जो है, आर्टिकल 69 में उपराष्ट्रपति का शपथ है। तो इसको भी याद रखेंगे। भारत के राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है दोस्तों, आर्टिकल 54 में के तहत होता है। और राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाता है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश इसको शपथ दिलाते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये दोस्तों ये जो है आर्टिकल 63 में है, 61 में है। 63 में जो है दोस्तों भारत का उपराष्ट्रपति है। भारत के उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो किस में है, 63 में है। और उपराष्ट्रपति का जो शपथ है दोस्तों, वो हो जाएगा, शपथ है 69 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 327 से 329 निम्न में से किससे संबंधित है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 327 से 329 जो है दोस्तों, ये संबंधित है चुनाव से। ठीक है, चुनाव से जो आर्टिकल है दोस्तों 324 से 329 तक का जो भी आर्टिकल है वो निर्वाचन से संबंधित है। ठीक है, वहीं अगर पूछे अधिकरणों को जो रखा गया है दोस्तों, आर्टिकल 323 में रखा गया है। किसमें, आर्टिकल 323 में रखा गया है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे।
अगला क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्य को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो मौलिक कर्तव्य को अभी डिटेल में बताए थे, 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है एक धन पूर्णांक और उसके वर्ग का योगफल पहली तीन अभाज्य संख्या के गुणनफल के बराबर है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 5। इसको कैसे निकालना है? तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, एक धन पूर्णांक, तो कोई धन पूर्णांक मान लीजिए x है और उसके वर्ग, तो उसके वर्ग का योग बोल रहा है, तो x प्लस एक्स स्क्वायर, उस योग पहली तीन अभाज्य संख्या के गुणनफल के बराबर है। तो पहली तीन अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, 2 गुने 3 गुने 5, तो क्या हो जाएगा x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 30। तो यहाँ पे देखेंगे x का वैल्यू अगर हम सेटिस्फाई करेंगे तो 5 जो है इसको सेटिस्फाई कर जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित गुहा चित्रों में सबसे पुराना चित्र कौन सा है? तो निम्नलिखित गुहा चित्रों में जो सबसे पुराने चित्र है वो कौन है? तो हो जाएगा दोस्तों भीमबेटका। भीमबेटका कहाँ पे है दोस्तों? तो ये है मध्य प्रदेश में है और ये कलिंग नरेश खारवेल का इतिहास जानने के लिए उपयुक्त है। पूछता है कि भीमबेटका की गुफा किससे संबंधित है? तो कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश स्थित सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो मध्य प्रदेश में सांची का जो स्तूप है वो इसका निर्माण कराया गया था दोस्तों अशोक के द्वारा। किसके द्वारा कराया गया था? अशोक के द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है सरवन बगोला में भगवान बाहुबली की मूर्ति डैश के शासनकाल में बनाया गया था? तो सरवन बगोला में जो भगवान बाहुबली की मूर्ति है ये किसके द्वारा बनाया गया था? तो दोस्तों राष्ट्रकूटों के द्वारा बनाया गया था। और कब बनाया गया था पूछे तो ये 1432 ईस्वी में बनाया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है राम ने बाजार जाकर एक गणित की पुस्तक की एक प्रति और 2 पेंसिल 165 रुपया में लिया। वहीं रहीम बाजार जाकर उसी पुस्तक को एक प्रति लिया और साथ में 10 पेंसिल लिया, तो इसको कितना पैसा देना पड़ा? 169 रुपये। तो देखिए राम से रहीम क्या है, ज़्यादा क्या ले रहा है, ये 2 पेंसिल लिया था, ये 10 पेंसिल लिया, तो इसको मतलब कि 4 पेंसिल ज़्यादा लिया, 4 पेंसिल ज़्यादा लिया और 4 पेंसिल ज़्यादा लिया तो इसको कितना देना पड़ गया? सॉरी 8 पेंसिल ज़्यादा लिया, ये 2 लिया था, ये 10 लिया था, तो 8 पेंसिल ज़्यादा लिया और इसके लिए इसको कितना पैसा ज़्यादा देना पड़ गया? तो 4 रुपये। तो 8 पेंसिल का दाम क्या हो जाएगा? 4 रुपया। तो एक पेंसिल का हो जाएगा क्या? 4/8, तो हो जाएगा क्या? 0.5 रुपये। ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हर्षवर्धन ने किसे मगध के क्षेत्र में अपना प्रतिनिधि बनाया था? तो हर्षवर्धन ने मगध के क्षेत्र में प्रतिनिधि जो बनाया था दोस्तों वो माधव गुप्त को बनाया था। और किस लिए बनाया था दोस्तों? तो क्योंकि उस समय गौर का शैव शासक शशांक का आक्रमण हो रहा था, इससे बचने के लिए उन्होंने मगध के क्षेत्र में अपना प्रतिनिधि माधव गुप्त को बनाता है। किसको बनाता है? माधव गुप्त को बनाता है। अगला क्वेश्चन अकबर किसके संरक्षण में बड़ा हुआ था? तो अकबर जो बड़ा हुआ था दोस्तों किसके संरक्षण में बड़ा हुआ था? तो ये बैरम खान के संरक्षण में बड़ा हुआ था। ठीक है। बैरम खान के संरक्षण में अकबर का जो जन्म हुआ था दोस्तों ये पूछा जाता है, ये हुआ था 1542 ईस्वी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस मुगल सम्राट द्वारा राजधानी आगरा को दिल्ली में परिवर्तित किया गया था? तो आगरा से दिल्ली जो राजधानी परिवर्तन करता है दोस्तों वो कौन करता है? तो शाहजहां करता है। और कहाँ पे? तो दिल्ली के शाहजहानाबाद में यमुना नदी के किनारे। शाहजहानाबाद दिल्ली में यमुना नदी के किनारे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है एक पुस्तक के अंकित मूल्य पर 16% की छूट देता है। एक आदमी 80 रुपये की लागत वाला एक पेन खरीद सकता है और इससे कोई आदमी 80 रुपये की लागत वाला एक पेन खरीद सकता है, तो पुस्तक के लिए उसे कितने भुगतान किए? तो देखिए यहाँ पे ये दे रहा है कि अगर अंकित मूल्य 100 रुपया है तो 16 रुपया उसको छूट दिया और जो छूट दिया 16% का या 16 रुपया मान कर लीजिए, उसके बदले में ये क्या किया? 80 रुपये का लागत का एक पेन खरीद लिया। तो देखिए यहाँ पे 16% की वैल्यू क्या है? 80 दिया हुआ है, तो 100% का वैल्यू निकाल दीजिए। 100% का वैल्यू क्या आ जाएगा? तो 80/16 गुने 100, तो इसका जो आंसर आ जाएगा 500। तो यही हो जाएगा इसका पुस्तक का मूल्य। अगला क्वेश्चन है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की जो स्थापना किया गया था दोस्तों वो किया गया था किसके द्वारा? तो वो किया गया था मदन मोहन मालवीय के द्वारा। मदन मोहन मालवीय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है वंदे मातरम पहली बार कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था? तो वंदे मातरम जो है दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा रचित है, तो ये भी पूछा जाता है। और इसका जो है वर्णन आनंद मठ पुस्तक में है जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी का है। और इसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। तो ये गाया गया था कब? तो 1896 ईस्वी में। और इस अधिवेशन जो हुआ था कहाँ पर हुआ था? तो ये अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में। और इसके जो अध्यक्ष थे दोस्तों
वो कौन थे, इसको भी ध्यान रखेंगे। इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो वो थे रहीमतुल्ला सयानी, रहीमतुल्ला सयानी, रहीमतुल्ला सयानी। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा प्रथम भारतीय रेल लाइन कहाँ शुरू किया गया था। तो अंग्रेजों द्वारा जो प्रथम रेल लाइन शुरू किया गया था दोस्तों, वो किया गया था मुंबई से थाने। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप लोग जानते ही होंगे, मुंबई से थाने। और कब किया गया था, तो 1853 ईस्वी में किया गया था। किसके समय में, तो डलहौजी के समय में। किसके समय में, डलहौजी के समय में। ठीक है, डलहौजी के समय में। इसके समय में एक और चीज़ शुरू किया गया था 1854 ईस्वी में। और क्या शुरू किया गया था दोस्तों, तो डाक टिकट शुरू किया गया था। क्या शुरू किया गया था, डाक टिकट का भी शुरुआत डलहौजी के समय में हुआ था 1854 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु को 425 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना उसे 355 रुपये में हानि होता है, तो उसका क्रय मूल्य। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा 390 रुपये। ठीक है, इसके निकालने के लिए आप क्रय मूल्य को x मान लीजिए, और जैसे दिया हुआ है इसमें घटा लीजिए 425 में से x, और इसको बराबर करेंगे x माइनस 355। ठीक है, तो आपको x का वैल्यू आ जाएगा 390। ठीक है, इसका सोल्यूशन हम अच्छे से टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे मैथ का अगर डिस्कस करने लगे तो वीडियो काफ़ी लंबा चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग किस शहर में है। तो जालियांवाला बाग जो है दोस्तों, वो कहाँ पे है, तो ये हो जाएगा आपको अमृतसर में। ठीक है, अमृतसर में है। और यहीं पे जालियांवाला हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और यहाँ पे डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर किचलू के गिरफ्तारी के विरोध में एक सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें जनरल डायर ने गोली से बहुत से लोगों को भून दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है दोस्तों, उसमें जो संधि हुआ था, कौन सा संधि हुआ था, तो मैंगलोर की संधि हुआ था। तीन आंग्ल मैसूर युद्ध जिसमें संधि हुआ था, उसको आप लोग याद रख सकते हैं MMS से। ठीक है, मद्रास की संधि पहले आंग्ल मैसूर युद्ध में, दूसरे में मैंगलोर की, और तीसरे में हुआ था श्रीरंगपट्टनम की संधि। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चंपारण आने का निमंत्रण महात्मा गांधी को किसने दिया था। तो दोस्तों, चंपारण आने का जो निमंत्रण महात्मा गांधी को दिया गया था, वो राजकुमार शुक्ल के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था, तो राजकुमार शुक्ल के द्वारा दिया गया था। और कब दिया गया था, तो दिसंबर 1916 में लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन होता है। इसी अधिवेशन में नीलहो के विरुद्ध प्रस्ताव पारित होता है, और इसी अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल के द्वारा गांधी जी को चंपारण आने का नेतृत्व दिया जाता है। इसके बाद गांधी जी 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह में भाग लेने के लिए आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी मशीन के मूल्य में प्रति वर्ष 5% की ह्रास होता है, यदि उसका वर्तमान मूल्य इतना है तो 2 वर्ष बाद इसका मूल्य कितना होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 1,80,500। ठीक है, इसको आप इस फार्मूले पे बैठाएंगे तो आराम से आ जाएगा, P1-R/100 इस पे T। ठीक है, सब कुछ दिया हुआ है, आप बस वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे गहरा मेरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है। तो मेरियाना गर्त जो है दोस्तों, वो प्रशांत महासागर में स्थित है। ये फिलीपींस के पूर्व में है, और ये विश्व का सबसे गहरा गर्त है। तो मेरियाना गर्त जो है दोस्तों, विश्व का सबसे गहरा गर्त है, सबसे गहरा गर्त है। तो इसको याद रखेंगे, पूछेगा अगर विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन है, तो मेरियाना गर्त है। और ये कहाँ पे स्थित है, किस महासागर में, तो प्रशांत महासागर में। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है। दोस्तों, सोमेश्वर की जो पहाड़ी है वो पश्चिम चंपारण में स्थित है। ठीक है, सोमेश्वर की पहाड़ी जो है बिहार की सबसे ऊँची चोटी है, और सबसे उत्तर में है। ठीक है, बिहार के सबसे उत्तर में है और सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शीतोष्ण घास के मैदान का सबसे प्रमुख फसल क्या है। तो शीतोष्ण घास का मैदान जो होता है दोस्तों, उसका जो सबसे प्रमुख फसल है तो वो हो जाएगा खट्टे फल। क्या है, खट्टे फल। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक सोना किस देश में उत्पादन किया जाता है। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा सोना का जो उत्पादन किया जाता है वो किया जाता है दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में विश्व का 53% सोना का उत्पादन अकेले कौन करता है, तो दक्षिण अफ्रीका के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, काराकोरम हाईवे
किसको किसको जोड़ता है? तो दोस्तों काराकोरम हाईवे जो है वो जोड़ता है किसको? तो वो जोड़ता है पाकिस्तान और चीन को। पाकिस्तान और चीन को। ये विश्व का सबसे ऊंचा अंतर्राष्ट्रीय सड़क है, तो इसको याद रखेंगे। काराकोरम हाईवे जो है दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा अंतर्राष्ट्रीय सड़क है, और इसका जो ऊंचाई है दोस्तों वो कितना है? तो 1300 किलोमीटर है। इसका लंबाई कितना है? 1300 किलोमीटर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिहार का सर्वोच्च श्रृंखला कौन सी है? सिंह दिया हुआ है, वही है। सर्वोच्च श्रृंखला जो है दोस्तों बिहार का कौन है? तो अभी बताए थे सोमेश्वर की पहाड़ी है, ये पश्चिम चंपारण में है, और इसकी जो ऊंचाई है दोस्तों वो कितना है? तो इसका जो ऊंचाई है वो है 869.4 मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के किस उद्योग पर विभाजन की वजह से सबसे बुरा प्रभाव पड़ा था? तो विभाजन की वजह से सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ा था दोस्तों वो पड़ा था किस पे? तो वो पड़ा था कपास पे और जूट पे। तो जूट और कपास पे, क्योंकि भारत का जो भी कपास और जूट का उत्पादन वाला क्षेत्र था वो सारा चला गया पूर्वी बंगाल में। ठीक है, जो कि बांग्लादेश है। तो अभी 38% जो है कपास और जूट का जो उत्पादन करता है वो भारत करता है। 38% भारत करता है और बांग्लादेश करता है 52%। सोचिए, जूट का जो सारा उत्पादन भारत में ही था। अगला क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित कौन सी पर्वत श्रेणी सर्वाधिक प्राचीन है? तो भारत की जो पर्वत श्रेणी सबसे प्राचीन है वो कौन हो जाएगा? तो वो है अरावली। अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है वो दोस्तों है गुरु शिखर। तो इसको भी याद रखेंगे। अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं गुरु शिखर। ठीक है, ये दिल्ली से अहमदाबाद तक फैला है। इसका जो फैलाव है वो 800 किलोमीटर है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य में सिमलीपाल बायो रिजर्व स्थित है? तो सिमलीपाल या सिमलीपाल बायो रिजर्व जो है दोस्तों ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक है, इसका जो स्थापना है वो स्थापना किया गया था कब? तो ये 1980 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, ये एक तरह का बाघ अभ्यारण्य है। क्या है? बाघ अभ्यारण्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों ये उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, और ये कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? लखीमपुर खीरी में। ये नेपाल बॉर्डर से सटा हुआ है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक राज्य जो कर्क वृत्त से भेद नहीं हो रहा है तो कौन सा है? तो दोस्तों उड़ीसा से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। कर्क रेखा जो है दोस्तों 8 राज्य से होकर गुजरती है। कहाँ कहाँ से? तो गुजरात से, राजस्थान से, एमपी से, यूपी से, छत्तीसगढ़ से, उसके बाद हो जाएगा झारखंड, उसके बाद वेस्ट बंगाल, और फिर त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। कर्क रेखा कौन कौन राज्य से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है, और कौन कौन से राज्य है उसको भी आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, झरिया या झारखंड किसके लिए प्रसिद्ध है? तो झारखंड का जो झरिया है वो प्रसिद्ध है कोयले के खान के लिए। ठीक है, भारत का 50% कोयला का उत्पादन यहीं से किया जाता है। ठीक है, कहाँ से किया जाता है? झरिया से। ठीक है, ये रानीगंज से 48 किलोमीटर पश्चिम तक स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमरनाथ कहाँ पर स्थित है? तो अमरनाथ जो है दोस्तों, अमरनाथ ये कहाँ पर स्थित है? ये हिंदू धर्म का तीर्थ स्थल है, और ये जम्मू कश्मीर में स्थल है। यहाँ पे दोस्तों शिवलिंग है। ठीक है, शिवलिंग है, इसलिए ये हिंदुओं का पवित्र स्थल है। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को घुघरी नदी के नाम से जाना जाता है? दोस्तों घुघरी नदी के नाम से जाना जाता है कमला नदी को। और कमला नदी जो है जयनगर से प्रवेश करता है बिहार में, और कोसी में जाके मिल जाता है मधुबनी के पास। ठीक है, तो किस में जाके मिल जाता है? तो कोसी में मिल जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम संसद सदस्यों और विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है? तो संविधान संशोधन जो है जो संसद सदस्यों और विधानसभा के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है, तो ये हो जाएगा 52वां संशोधन। ठीक है, इसको दल बदल संबंधी संशोधन भी कहते हैं। ये आया था 1985 ईस्वी में। ठीक है, और ये जो शामिल है दोस्तों संविधान के 10वीं अनुसूची में। ठीक है, 10वीं अनुसूची या शेड्यूल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें सबका वर्गमूल निकाल के आप स्क्वायर करके काटेंगे तो इसका जो आंसर आ जाएगा 0.024। आप लोग इसका कैलकुलेशन कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज का समद्विबाहु त्रिभुज में बोल रहा है। एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है, AB बराबर AC दिया हुआ है, और इसके अंतर्गत वृत्त का निर्माण किया गया है।
ठीक है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बीपी बराबर पीसी, ठीक है। क्योंकि किसी भी बाह्य बिंदु से अगर त्रिभुज पे वो खींचा जाता है तो ये और ये बराबर होता है, फिर ये और ये बराबर होता है, ये और ये बराबर होता है, तो इस हिसाब से आप देखेंगे तो बीपी इजकल टू पीसी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पन लोग को किसकी जानकारी नहीं थी? तो हड़प्पन लोगों को जो दोस्तों जानकारी नहीं थी किसका, तो ये लोहा का जानकारी नहीं था उस समय, ठीक है। लोथल जो है तांबे के उस समय तांबा और कांस से परिचित थे। तो हड़प्पन काल के लोग किस किस से परिचित थे? तो तांबा से परिचित थे और कांस से परिचित थे। तांबा का जो वो प्राप्त हुआ है दोस्तों, कुत्ते की मूर्ति प्राप्त हुई है लोथल से। तांबा कहाँ से प्राप्त हुआ है? उसके कुत्ते की मूर्ति प्राप्त हुई है, तांबे का कुत्ते का मूर्ति प्राप्त हुआ है लोथल से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 45 आदमी एक काम को 16 दिन में कर सकता है। ये मैथ का क्वेश्चन, इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा तीसरा नंबर, 6.2/2 दिन 2/3 दिन। इसका सॉल्यूशन आपको डाल दिया जाएगा। शीशा के एक ठोस घन से कितने, जिसके किनारे का माप इतना है 4 सेंटीमीटर व्यास दिया हुआ है। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला नंबर 2541, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, बिहार में नुहानी राज का संस्थापक कौन था? तो बिहार में नुहानी राज का जो संस्थापक था वो कौन था? तो हो जाएगा दोस्तों मोहम्मद शाह नुहानी। मोहम्मद शाह नुहानी जो था बिहार में नुहानी राज का संस्थापक था। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 7 क्रमागत संख्याओं का योग 20 दिया हुआ है, तो उन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या, इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 23 हो जाएगा। देखिए जब भी ऑड संख्या रहे ना, ऑड संख्या रहे तो इसका जो औसत हो जाएगा वो 20 बीच में हो जाएगा, और 7 है तो 3 इधर कर दीजिए, 3 इधर कर दीजिए, और क्रमागत है तो एक का एक वो हो जाएगा, तो 20 है तो 21, 22 और 23, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगा 23। वहीं छोटी संख्या अगर पूछता तो इधर चलते 19, 18 और 17 हो जाता छोटी संख्या। अगला क्वेश्चन मैथ का ही है, इसका आंसर हो जाएगा 64.75 रुपये, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह, 1857 के विद्रोह जो भारतीय सेना में भारतीय सैनिक का विद्रोह था, ठीक है। ये हो जाएगा ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिक का विद्रोह था, ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा। इसको आप लोग आराम से निकाल सकते हैं, 18 × 16 करके 16 × 100, इस तरह का क्वेश्चन आए डायरेक्ट इस सूत्र पे बैठाइए, बन जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 12.5% लाभ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि ए का x% उतना ही है जितना बी का y% है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, ए का x% निकाल दीजिए, फिर ए का x%, बी का y% दिया हुआ है, ठीक है। तो x = by हो जाएगा, और तो bz का 100 हो जाएगा z%, b का z%। तो यहाँ b के वैल्यू अगर आप हम पुट कर देंगे, b का वैल्यू पुट कर दीजिए ax/y और 100 से गुना कर देंगे तो यही आ जाएगा आपको। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में लवणता अधिक होने का संभावना है? तो लवणता अधिक होने की जो संभावना है दोस्तों वो लाल सागर क्षेत्र में है। किस क्षेत्र में? तो लाल सागर क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज में दिया हुआ है तो पूछ रहा है कौन सा सर्वांगसम है। तो देखिए 2 त्रिभुज है ABC और DEF, सर्वांगसम तब होगा जब इसका दोनों त्रिभुज का तीनों कोण बराबर होगा। तो देखिए कोण A = 50 है, तो कोण A के बराबर कौन सा हो जाएगा, 50 कौन दिया हुआ है, तो हो जाएगा कोण F, तो A और कोण F, ठीक है। तो आराम से देखिए, तो A के सामने वाला F, तो देखिए आराम से आंसर हो जाएगा, इसमें मिला दीजिए, तो B 70 है तो EB 70 होगा, EB 70 है, C 60 है तो C के साथ क्या है D है, तो ये भी 60 होगा, तो D भी 60 है। तो ये इस तरीके से तीनों कोण बराबर हो जाएगा, जिसका वो क्या हो जाएगा सर्वांगसम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी राशि चक्रवृद्धि ब्याज द्वारा 1 वर्ष में इतना रुपये हो जाता है, तो 2 वर्ष में इतना रुपया हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 625 हो जाएगा। इसको भी आप लोग फार्मूला पे पुट करके आराम से निकाल सकते हैं, = P × 1 - R/100 × T, ऊपर में पावर T टाइम। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में शब्द को चुनिए। तो कैंची का संबंध है कपड़ा से, तो दोस्तों उस तरह का संबंध इसी प्रकार हो जाएगा, किससे, दाढ़ी से। अगला क्वेश्चन है, रक्त का उत्पादन शरीर के किस भाग में होता है? तो रक्त का जो उत्पादन होता है दोस्तों वो होता है अस्थि मज्जा में। किस भाग में होता है? अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा में WBC, RBC और साथ ही प्लाज्मा का, तीनों का उत्पादन होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
दिए गए विकल्प में विषम अक्षर चुनना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा। इसमें देखिएगा सब में अलग अलग तरीके से है, लेकिन इसमें एक पैटर्न बनता है +6 +5 +4 +3, ठीक है, और किसी में पैटर्न नहीं बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। अगला क्वेश्चन है मस्तिष्क के उस भाग को पहचानिए जो शारीरिक मुद्रा, संतुलन और समय अवस्था को नियंत्रित करता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों सेरेबेलम। सेरेबेलम क्या करता है, इसका नियंत्रण करता है। और सेरेब्रम जो है दोस्तों ये खेलना कूदना और सोचना को दर्शाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है किस चिकित्सा स्थिति में आँख की ऑप्टिक्स तंत्रिका क्षति हो जाती है और समय के साथ स्थिति खराब हो जाती है। तो दोस्तों ये होता है ग्लूकोमा में। ग्लूकोमा में क्या होता है, आँख का ऑप्टिक तंत्रिका की क्षति हो जाती है और समय के साथ स्थिति और भी खराब होते जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ये रीजनिंग का है। देखिए यहाँ सी के बाद क्या आ जाएगा, डी आएगा, बी डी, डी के बाद क्या आएगा, ई के बाद क्या आएगा, एफ, और यहाँ एफ के बाद क्या आएगा, जी। तो ठीक है, यही इसी पैटर्न पे है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों चौथा नंबर। अगला क्वेश्चन है विल्सन रोग एक वंशानुगत विकार है जिसमें शरीर में अधिक मात्रा में डैश एकत्र हो जाते हैं। तो विल्सन रोग में क्या होता है दोस्तों, विल्सन रोग में कॉपर काफ़ी शरीर में काफ़ी अधिक मात्रा में एकत्रित हो जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ए जो है बी और सी का पिता है। तो ए क्या है, पिता है किसका किसका, बी का भी और सी का भी, ठीक है। बी जो है ए का बेटा है, तो बी बेटा है तो इसको वो कर दीजिए, और बेटा है, लेकिन सी जो है ए की बेटी है, तो सी क्या है, बेटी है। तो यहाँ पे पूछ रहा है सी का ए के साथ क्या संबंध है, तो सी का ए के साथ, तो सी जो है एक सी का ए के साथ, तो ए सी को क्या बोलेगा, तो ए बोलेगा पुत्री, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा पुत्री। अगला क्वेश्चन है एक वयस्क मानव शरीर में हड्डियाँ होती है, तो एक वयस्क मानव शरीर में जो हड्डी की संख्या होती है वो होती है 206, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ABCDE 5 स्कूल है जिसका मुंह उत्तर की तरफ है, तो उत्तर की तरफ है। तो ए जो है ई और बी के बीच में है, तो ए जो है दोस्तों ई और बी के बीच में है, ठीक है। तो यहाँ पे ए लिख दीजिए, ये हो जाएगा ई और ये हो जाएगा बी। अब बोल रहा है क्या, ई जो है डी के दाएं हैं, तो डी के दाएं हैं, ई जो है डी के दाएं हैं, तो डी इधर हो जाएगा। यदि सी डी दो छोर है तो डी अलग छोर है तो सी हो जाएगा ये वाला छोर। तो देखिए यहाँ पे पूछ क्या रहा है, सी के बाएं और कौन सा स्कूल है, तो सी के बाएं में कौन सा है दोस्तों, बी है। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एक शब्द बड़े अक्षर में दिया गया है, तो पूछ रहा है इसमें इस शब्द से कौन सा शब्द बनेगा। तो इसमें देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो तीसरा नंबर का होगा। आप लोग मिला लीजिएगा, इसमें देखिए ए है लेकिन इसमें कहीं पे भी ए नहीं है, तो ये वाला नहीं बनेगा। अगला क्वेश्चन है टिड्डा के कान उसके डैश पर स्थित होते हैं। तो टिड्डा का जो कान होता है दोस्तों वो होता है पेट पे। कहाँ पे होता है, पेट पे। इसे टाइम्पेनम कहा जाता है। इसको क्या बोलता है, बोला जाता है टाइम्पेनन बोला जाता है, पेनम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में उस एंजाइम का नाम बताइए जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। तो वो एंजाइम कौन सा है जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है, तो ये है दोस्तों एमिलेज, ठीक है। साथ ही वसा को तोड़ने का काम कौन करता है, तो वसा को तोड़ने का काम करता है लाइपेज, और प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है अमीनो एसिड। तो इसको भी याद रखेंगे, अमीनो एसिड किसको तोड़ता है, तो ये प्रोटीन को तोड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए ये डायरेक्शन से दिया हुआ है। इसमें बोला है लीला एक स्थान से चलती है 1 किलोमीटर पूर्व की ओर जाती है। तो 1 किलोमीटर पहले क्या जाएगी, मान लीजिए ए स्थान है, 1 किलोमीटर चली पूर्व की ओर, फिर वह बाएं की ओर घूमती है और 2 किलोमीटर, तो यहाँ से बाएं घूमेंगे तो ऊपर की ओर जाएंगे और कितना चलेंगे, 2 किलोमीटर चलती है। फिर दाएं की ओर घूमकर 2 किलोमीटर, तो यहाँ से दाएं तो इधर हो जाएगा, दाएं चलेगा कितना, 2 किलोमीटर चलती है। फिर दाएं मुड़ती है और 2 किलोमीटर चलती है, तो यहाँ से ये हो जाएगा 2 किलोमीटर। फिर चलकर दाईं ओर मुड़ती है और 2 किलोमीटर चलती है। तो जहाँ से वह फिर 1 किलोमीटर बाईं की ओर चलती है, फिर बाएं की ओर चलती है 1 किलोमीटर, तो यहाँ पे 1 किलोमीटर बाएं चल रही है। अब पूछ रहा है ए से लेके लास्ट तक बी तक, यहाँ तक जाने में कितना दूरी तय किया गया, तो ये तय कितना है, ये 1 किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर और ये 2 किलोमीटर, तो टोटल हो जाएगा कितना, 4 किलोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है रेनिया पुनर्जागरण यूरोप में
डैश तक की अवधि है। तो दोस्तों ये जो है 14वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक जो है यूरोप में पुनर्जागरण की अवधि को बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बेस्टिल के पतन का संबंध किससे है? तो बेस्टिल के पतन का जो संबंध है दोस्तों वो 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से है। एक्चुअली पेरिस ने फ्रांस के बेरिस्ट भवन पे, मतलब जो उसका उस पे आक्रमण कर दिया था 14 जुलाई 1789 को। इसके बाद ही वहाँ पे राजतंत्र समाप्त हो जाता है और 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति स्टार्ट हो जाती है। अगला क्वेश्चन है रेल डीजल इंजन कारखाना कहाँ पे है? तो रेल डीजल इंजन कारखाना, या इसी को DLW दिया रहे, तो ये जो है दोस्तों ये कहाँ पे है? तो ये वाराणसी में है। ये सबसे बड़ा डीजल इलेक्ट्रिक इंजन निर्माता है। ठीक है, भारत में सबसे ज़्यादा बड़ा जो है डीजल इलेक्ट्रिक निर्माता कौन सा है? DLW बनारस। अगला क्वेश्चन है डैश सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है? तो सौरमंडल का जो सबसे गर्म ग्रह है दोस्तों वो हो जाएगा शुक्र। शुक्र को पृथ्वी का बहन भी बोला जाता है। इसका जो टेम्परेचर है दोस्तों, ये टेम्परेचर है 375 डिग्री सेल्सियस, 335 डिग्री सेल्सियस, 335 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है? तो भारत की जो सबसे लंबी रेलवे सुरंग है वो है पीर पंजाल सुरंग। ठीक है, इसका जो लंबाई है दोस्तों, रेलवे सुरंग की बात कर रही है, सुरंग का नहीं, रेलवे सुरंग का। तो इसका जो लंबाई है दोस्तों 11 किलोमीटर है और ये एशिया में चौथे नंबर पे आता है। एशिया में रेलवे सुरंग में चौथे नंबर पे आता है। ठीक है, रेलवे सुरंग की बात हो रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चूना पत्थर एक तलछटी होती है जो मुख्तस डैश से बना होता है। तो चूना पत्थर जो बना होता है वो किसका बना होता है दोस्तों? तो वो बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। इसका फॉर्मूला क्या है कैल्शियम कार्बोनेट का? CaCO3, इसको याद रखेंगे, CaCO3। ठीक है, यह समुद्री जीवों के कंकाल एवं जंगलों एवं मोलेस्का के टुकड़ों से बना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रेशम का उत्पादन कहाँ आरंभ हुआ था? तो रेशम का जो उत्पादन आरंभ हुआ था दोस्तों सबसे पहले चीन में आरंभ हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय भू भौतिकी अनुसंधान संस्था कहाँ पे है? तो राष्ट्रीय भू भौतिकी अनुसंधान संस्था जो है दोस्तों ये है हैदराबाद में। इसको शॉर्ट में NGRI भी बोला जाता है और ये कहाँ पे है? हैदराबाद में। ये CSIR के अधीन काम करता है और इसकी स्थापना जो है दोस्तों 1961 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1961 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है निशाकाश रात्रि आकाश में चमकने वाले पिंडों की किस नाम से जाना जाता है? तो निशाकाश या रात्रि आकाश में चमकने वाले पिंडों को जो जाना जाता है दोस्तों वो खगोलीय पिंड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वहीं सितारों के जो समूह है, तारों के समूह को तारामंडल बोला जाता है। तो क्या हो जाएगा ये? सितारों का समूह। साथ ही उल्का पिंड जो है दोस्तों बाहरी अंतरिक्ष में एक छोटा चट्टानी या धातु पिंड है। ठीक है, ये क्या है? धातु पिंड है। वहीं बात करें क्षुद्र ग्रह का, तो क्षुद्र ग्रह जो है ये सूर्य का परिक्रमा करता है। ये क्या करता है? सूर्य का परिक्रमा करता है। ये सारा पॉइंट याद रखेंगे। सूर्य का परिक्रमा कौन करता है? तो क्षुद्र ग्रह करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस वृत्त के चारों ओर ABCD खींचा गया है? किसी वृत्त के चारों ओर चतुर्भुज, तो वृत्त के चारों ओर चतुर्भुज खींच दिया गया है इस तरीके से। ठीक है, ABCD लिख दीजिए। और ये पूछ रहा है इसमें जो दिया हुआ है, तो इसमें देखिए किसी भी बाह्य बिंदु से इस पे जब खींचा जाता है टेंजेंट, तो ये जो होता है ये और ये आपस में बराबर होता है। सेम ऐसे ही ये और ये बराबर होगा, ये और ये बराबर होगा। तो इसमें देखिए AB का वैल्यू दिया हुआ है, तो इस तरीके से जब आप पुट करके वैल्यू निकालेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको डिटेल में हम PDF के रूप में डाल देंगे। यहाँ वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है मैथ को डिस्कस करने के चक्कर में। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2:3। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सेंट पीटर स्क्वायर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो सेंट पीटर स्क्वायर जो है दोस्तों ये स्थित है वेटिकन सिटी में, वेटिकन सिटी में। और ये कहाँ पे है? तो यह है दोस्तों इटली के रोम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी फसल एक अखाद्य फसल है? तो अखाद्य फसल जो है दोस्तों वो कौन है? तो वो हो जाएगा दोस्तों रेशा फसल। रेशा फसल जो है खाने योग्य फसल नहीं है, अखाद्य फसल है। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 322।
अगला क्वेश्चन है नगद आरक्षित अनुपात CRR की गणना प्रत्येक बैंक की दर डैश के प्रतिशत के रूप में की जाती है। तो ये जो किया जाता है दोस्तों वो किया जाता है शुद्ध मांग और समय देनदारी के प्रतिशत के रूप में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है मांग में कमी और आपूर्ति में वृद्धि का संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये जो पड़ेगा दोस्तों संतुलन मूल्य घट जाएगा। क्या हो जाएगा, संतुलन मूल्य घट जाएगा। तो इस तरीके से आज का सेट का 100 क्वेश्चन डिस्कस हो गया। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू।